लूप डायरेटिक की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। डायरेटिक्स में लूप, थाइएजाइड लाइक डायरेटिक, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स और पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, ऑस्मोटिक डायरेटिक का डिस्कस किया है। लूप डायरेटिक वो होते हैं जिनका एक्शन फास्ट होता है और जिन ड्रग का एक्शन फास्ट होता है उन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आते हैं। हम लूप डायरेटिक को तभी यूज करते हैं जब हमें कोई सीवियर कंडीशन हो, तो लूप डायरेटिक देकर हम यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करवाते हैं और यूरिन के जाने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेफ्रॉन पर डिफरेंट डायरेटिक जो है वो इस तरह से एक्शन करते हैं। ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में फर्स्ट साइट ये होती है, सेकंड साइट लूप का जो हेनले लूप है, यहाँ सेकंड साइट है और यहाँ थर्ड साइट और ये फोर्थ साइट है। फर्स्ट साइट पे हमने आपको ट्रिक दी थी CO कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर और ऑस्मोटिक डायरेटिक काम करते हैं, और यहाँ सेकंड साइट पर लटकजा LTK ये हमने ट्रिक दी है और L मीन्स लूप डायरेटिक, और यहाँ T थाइएजाइड डायरेटिक काम करते हैं, और यहाँ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक जहाँ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन और डायरेक्ट एक्टिंग एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन काम करते हैं। लूप डायरेटिक जो है वो इससे पहले हम नॉर्मल वे में यदि बात करें तो यहाँ से जो है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन का यहाँ यूरिन से बाहर किया जाता है, जबकि यदि हम लूप डायरेटिक देते हैं तो यहाँ इनहिबिट सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चैनल का यहाँ से क्या होगा, इनहिबिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये यूरिन से बाहर ज़्यादा जाएंगे। इसी तरह नॉर्मल वे में सोडियम और क्लोराइड आयन का यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होता है, और इस रीएब्जॉर्प्शन को यदि हम थाइएजाइड ड्रग देते हैं तो यहाँ से ये रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है और यहाँ से सोडियम पोटेशियम जो है ये यूरिन से पास आउट हो जाता है। स्पाइरोनोलैक्टोन यहाँ साइट 4 पर काम करते हैं और एमिलोइड और ट्रामेटिन ये भी साइट 4 पर काम करते हैं। और साइट 4 कौन सी होती हैं, यहाँ पे हमने ये बताइए आपको, ये साइट 4 है। इस साइट पर यहाँ कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं और कलेक्टिंग डक्ट पे स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, जबकि एमिलोराइड और ट्रामेटिन जो है वो ल्यूमिनल सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। ये सब साइट 4 पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो अपने आप में क्या है, स्टीरोडल ड्रग है, और स्पाइरोनोलैक्टोन का एक्टिव मेटाबोलाइट स्पाइरोनोलैक्टोन खुद भी एक्टिव है और मेटाबोलाइट केंद्रेनोन वो भी एक्टिव मेटाबोलाइट है, और एक ड्रग एप्लेरेनोन, ये तीनों ड्रग जो है वो स्टीरोड ड्रग होती हैं। और एक ड्रग जो नॉन स्टीरोड हो उस ड्रग का नाम आपको याद रखना है फाइनरेनोन। फाइनरेनोन ये ड्रग नॉन स्टीरोडल ड्रग है। लूप डायरेटिक जो है उनका हम यूज और साइड इफेक्ट का डिस्कस करते हैं। लूप डायरेटिक क्या करते हैं, एक तो एडिमा में यूज करते हैं, एक हाइपरटेंशन और एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लूप डायरेटिक को हम हाई सेलिंग डायरेटिक कहते हैं और इनका एक्शन फास्ट होता है। एडिमा वर्ड्स क्या होता है, एडिमा मीन्स होता है कि ये हमारी बॉडी होती है और इस बॉडी में ब्लड वेजल्स के अंदर वाटर और ब्लड होता है, और जब भी ब्लड वेजल से वाटर बाहर आकर कहाँ बॉडी के अंदर ही जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाए तो क्या होता है, हाथ पैरों में सूजन आती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिमा। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्स्ट्रा जो बॉडी का फ्लूइड है वो ब्लड वेजल से बाहर आकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है, और इसकी वजह से हाथ पैरों में सूजन आती हैं, और इसी को हम
एडिमा बोलते हैं। और एडिमा होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, और इस हाइपरटेंशन में हम लूप डायरेटिक देंगे। एक होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर और एक LVF। देखो ये हमारा हार्ट होता है और इस हार्ट में इस तरह से वाल्व होते हैं और इस स्ट्रक्चर में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। और एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसकी वाल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, और स्पेशल लेफ्ट वेंट्रिकुलर उसकी वाल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, और इसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं और कैटेकोलेमाइन रिलीज करवाती हैं। और कैटेकोलेमाइन रिलीज होने की वजह से हमारी हार्ट बीपी जो है पहले कम आता है, और बीपी कम आने की वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, कैटेकोलेमाइन रिलीज होगी, रेनिन रिलीज होगी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगी। लूप डायरेटिक को लेने की वजह से साइड इफेक्ट आता है एक्यूट सैलाइन लॉस। सैलाइन लॉस का मतलब होता है यहाँ सोडियम का लॉस होता है, और सोडियम की हमारी बॉडी में कितनी क्वांटिटी होती है, 0.9% NaCl होता है, और इस पर हमारी बॉडी आइसोटोनिक होती है ब्लड वॉल्यूम, और यदि इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो बॉडी में इम्बैलेंस होता है, और यदि सोडियम की कमी हुई तो उसे हम एक्यूट सैलाइन लॉस बोलते हैं, और इसको हम हाइपोनेट्रेमिया बोलते हैं, यानी सोडियम की पर्टिकुलर जो बैलेंस है उससे डिक्रीज हुआ है, और सोडियम यहाँ कम होता है, साथ साथ पोटेशियम भी डिक्रीज होता है, और पोटेशियम की कमी को हम हाइपोकेलेमिया बोलते हैं। यदि यहाँ कैल्शियम होता तो हाइपोकेल्सेमिया बोलते, लेकिन ये हाइपोकेलेमिया है। और हाइपोकेलेमिया के अलावा यहाँ हाइपरग्लाइसेमिया होता है और हाइपर यूरिकेमिया। यूरिकेमिया मीन्स होता है यूरिक एसिड जो है उसकी पर्टिकुलर जो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा यूरिक एसिड बन जाता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। और यहाँ हाइपरग्लाइसेमिया का मीन्स होता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ये ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसेमिया कैसे बढ़ता है, देखो हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है पैंक्रेटिक बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज होता है, और इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन के रूप में स्टोर होता है, प्रो इंसुलिन के रूप में स्टोर होता है। और प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट होने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और पोटेशियम यहाँ क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी पोटेशियम जितना प्रॉपर प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए उतना नहीं मिल पाता, और पोटेशियम की कमी की वजह से यहाँ क्या होगा, इंसुलिन जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी, और इंसुलिन की यदि कमी होती है तो हमारी बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को कम करना। लेकिन इंसुलिन कम हुई है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। अब है थाइएजाइड डायरेटिक। थाइएजाइड डायरेटिक मीडियम एफिकेसी वाले डायरेटिक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मीडियम एफिकेसी वाली डायरेटिक होते हैं। कभी भी जो ड्रग ज़्यादा फास्ट एक्शन दे उनको हम सीवियर कंडीशन में यूज करते हैं, और इन ड्रग के एक्शन फास्ट होने की वजह से इफेक्ट भी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए इनको हम शॉर्ट एक्टिंग यूज करते हैं। जबकि थाइएजाइड जिनका एफिकेसी, जिनका मीडियम जो है एफिकेसी डायरेटिक होने की वजह से ये लॉन्ग टाइम तक हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट जो है वो लिस्ट है, यानी मिनिमम है। थाइएजाइड ड्रग यदि हम देते हैं तो इनके क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं ये हम अभी देखते हैं। थाइएजाइड डायरेटिक का साइड इफ़ेक्ट है एडिमा और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ इंसिपिड्स, यानी जो लूप में एडिमा है उसी तरह यहाँ एडिमा और हाइपरटेंशन, यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा ECF में आ जाएगा, और वो फ्लूइड आने की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा, एडिमा होगा, और इस एडिमा को मिनिमाइज करने के लिए थाइएजाइड डायरेटिक हम यूज करेंगे। इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम का लॉस हुआ है, और यहाँ भी सोडियम का लॉस होगा, साथ साथ में पोटेशियम का भी लॉस होगा, और यहाँ पोटेशियम जो है वो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा थाइएजाइड डायरेटिक के साथ में। और हाइपर ग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और हाइपर यूरिकेमिया यानी लूप डायरेटिक
और थाइएजाइड डायरेटिक में सिमिलरिटी है कि दोनों के साइड इफ़ेक्ट सेम होंगे, बट थाइएजाइड डायरेटिक का मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट पूछा जाए तो आपको पोटेशियम डिक्रीज यानी हाइपोकेलेमिया करना है, और ये मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है। और थाइएजाइड ड्रग का यूज की बात करें तो एडिमा, हाइपरटेंशन सिमिलरिटी है लूप डायरेटिक की तरह, और डायबिटीज इंसिपिड्स में ओनली थाइएजाइड डायरेटिक यूज करेंगे, जिनको हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। थाइएजाइड डायरेटिक यहाँ साइट सेकंड पर काम करते हैं, और ये साइट यहाँ पर है, इसका काम एल लूप डायरेटिक काम करेंगे यहाँ पर। यहाँ ये थाइएजाइड डायरेटिक है, ये थर्ड साइट पर काम करते हैं, थर्ड साइट पे काम करते हैं। और थर्ड साइट पर ये क्या करते हैं, इनिबिट सोडियम और साथ में क्लोराइड आयन, यानी जहाँ से रीएब्जॉर्प्शन नॉर्मल वे में होता है उसको इनिबिट किया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड आयन यहाँ से क्या होंगे, बाहर होंगे। और बाहर होंगे तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम का यहाँ से लॉस होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया है डायबिटीज़ मेलाइटस का, और डायबिटीज़ मेलाइटस में पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का रिलीज़ कम होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है, यानी हम हाइपरग्लाइसेमिक हो जाते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिड्स जो है एक अलग डिजीज़ है, इसमें यूरिन जो है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पेशेंट बार बार यूरिन जाता है। और डायबिटीज़ इंसिपिड्स में मेन जो है रेस्पॉन्सिबल हार्मोन वो वैसोप्रेसिन होता है, और वैसोप्रेसिन हमारी बॉडी में क्या करता है, वाटर को रिटेंशन करता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन की कमी आती है, तो वैसोप्रेसिन की कमी की वजह से जो वाटर हमारी बॉडी में रिटेंशन हो रहा था, बॉडी में अंदर लिया जा रहा था यूरिन सिस्टम से, वो अब वो ना लेकर इसको यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से वाटर जो है वो यूरिन से बार बार ज़्यादा जाएगा, इसकी वजह से पेशेंट को बार बार बाथरूम लगती हैं। और ऐसा किस में होता है, डायबिटीज़ इंसिपिड्स में। और डायबिटीज़ इंसिपिड्स में आपको पता हो तो हम एक नेजल स्प्रे करते हैं, और नेजल स्प्रे ये कौन सा होता है, डेस्मोप्रेसिन। और डेस्मोप्रेसिन का काम क्या होता है, किडनी पर जाकर वैसोप्रेसिन बनाना, और वैसोप्रेसिन से अपने जो बैलेंसिंग वॉल्यूम करना है वाटर को, वो काम यहाँ ये करेगा। और वैसोप्रेसिन यहाँ प्रोवाइड होते ही वाटर का रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और पेशेंट नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन करेगा। इस स्पाइरोनोलैक्टोन कैसे काम करता है, ये हमारी इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन होते हैं। और इस स्पाइरोनोलैक्टोन आपको पता है क्या है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक। पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन होता है, और एमिलोराइड और ट्रामेटिन डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होते हैं। हम स्पाइरोनोलैक्टोन की बात कर रहे हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अगेंस्ट में काम करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी में यहाँ यूरिन सिस्टम से सोडियम और वाटर को रिटेंशन करना, सोडियम और वाटर को रिटेंशन करना, हमारी बॉडी में सोडियम और वाटर का बैलेंस बनाए रखना। और यदि एल्डोस्टेरोन हार्मोन को इनहिबिट किया जाए या एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, जो सोडियम और वाटर रिटेंशन हो रहा था वो रिटेंशन ना होकर यूरिन से बाहर पास आउट हो जाएगा। और सोडियम और वाटर यदि यूरिन से बाहर होता है तो इसी वे के अंदर जब इस स्पाइरोनोलैक्टोन हम दे रहे हैं तो इस स्पाइरोनोलैक्टोन की वजह से एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट काम हो रहा है, तो यहाँ से सोडियम और वाटर बाहर होगा और पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होगा। यानी इस स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, क्योंकि हमारी बॉडी में ये पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करता है। जबकि एमिलोराइड ट्रामेट्रिन ये जो है वो क्या करते हैं, ये यहाँ पर सोडियम ल्यूमिनल सोडियम चैनल होते हैं, और ल्यूमिनल सोडियम चैनल को ये इनहिबिट करते हैं। और ल्यूमिनल सोडियम चैनल को इनहिबिट करने की वजह से एमिलोराइड और ट्रामेट्रिन जो पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक हैं उनकी वजह से पोटेशियम का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है। यानी पोटेशियम जो यहाँ यूरिन से जा रहा था उसको बॉडी में अंदर इंक्रीज किया जाता है। ओस्मोटिक डायरेटिक, यानी ये ऐसे डायरेटिक हैं जो ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेंगे।
और ये कहाँ पर इंक्रीज करते हैं इनको हम देखते हैं। ओस्मोटिक डायरेटिक, देखो हमने आपको यहाँ नेफ्रॉन्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर जब ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो फिल्ट्रेट होने पर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर यदि किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो यहाँ से इसका री एब्जॉर्प्शन हो सकता है और ट्यूबुलर सेक्रेशन भी हो सकता है। और यहाँ पर यदि ओस्मोटिक प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं बाय ड्रग, वो ड्रग कौन सी होती है? मैनिटोल। और मैनिटोल के द्वारा यदि हम यहाँ ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड का जितना भी हमारे पास वाटर है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और वाटर यहाँ पर कलेक्ट होगा तो उसे हम यूरिन से पास आउट कर देते हैं, जैसे हमने बारबिट्रेट्स पॉइजनिंग में हमने आपको ये बताया था। और ओस्मोटिक डायरेटिक को हम एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। इसमें कैसे काम करती हैं? हमारे पास ये आई बॉल है और इस आई बॉल में आपको पता है क्या होता है, इंट्रा ओकुलर टेंशन बढ़ जाता है और इंट्रा ओकुलर टेंशन जब बढ़ता है तो इसे हम कौन सा डिजीज बोलते हैं? ग्लूकोमा, जिनसे हम ग्लूकोमा टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। और ग्लूकोमा के अंदर इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो है वो 10-20 mmHg होता है, वो उससे ज़्यादा इंक्रीज होता है और इसकी वजह से ग्लूकोमा प्रेसिपिटेट होता है। इस बड़े हुए ग्लूकोमा में क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह से ब्लड वेजल्स होती हैं और इस ब्लड वेजल्स में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ब्लड बह रहा है, उसमें हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे ही हम ओस्मोटिक डायरेटिक देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहाँ का वाटर कंटेंट जो है यहाँ चेंज होगा और ये वाटर जो है यहाँ पर आ जाएगा और इसकी ब्लड वेजल्स में जाकर यहाँ इंट्राओकुलर टेंशन को घटा देगा। इस तरह से ओस्मोटिक डायरेटिक अपना काम करते हैं। एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा और सेरेब्रल एडिमा हो तो हमें ओस्मोटिक डायरेटिक देना होगा और इसका मेन साइड इफेक्ट होता है हेडेक, और वो किसके साथ में? मैनिटोल के साथ में होता है। हेडेक जो है वो मैनिटोल के साथ साइड इफेक्ट है। और एक हम 5-HT3 एंटागोनिस्ट जब डिस्कस करेंगे जहां हम ओंडासेट्रोन और ग्रेनोसिट्रोन होते हैं, उनके साथ भी हेडेक जो है मेन साइड इफेक्ट आएगा। और अब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं? ग्लूकोमा और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस में यूज करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो किस तरह से काम करते हैं? देखो, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है उसका फॉर्मेशन कम करते हैं और बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेसिक होता है। और बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कम होगा तो क्या होगा? पीएच घटेगी और पीएच घटेगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस को के लिए हम यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज कर रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट होगा सिस्टेमिक एसिडोसिस। यहाँ मेटाबॉलिक एल्कालोसिस को हम मेटाबॉलिक सिस्टेमिक एसिडोसिस भी बोल सकते हैं। अब है ड्रग इंटरेक्शन। लूप डायरेटिक को यदि हम एमिनो ग्लाइकोसाइड के साथ देते हैं तो एडिटिव ऑटोटॉक्सिटी होती है। देखो, हमारा ये ईयर है और इस ईयर में आपको पता है 8वीं क्रेनियल नर्व होती हैं और 8वीं क्रेनियल नर्व जो है ये डैमेज हो जाए तो हमें ऑडिटरी प्रॉब्लम होती हैं। हमें ऑडिटरी प्रॉब्लम होगी, हमें कम सुनाई देगा और जिसको हम ट्रांजिस डेफनेस बोलते हैं। और ये ऐसा जो है लूप डायरेटिक और एमिनो ग्लाइकोसाइड दो एक साथ यूज़ करेंगे तो हमें ऑटोटॉक्सिटी, ऑडिटरी प्रॉब्लम जो है हमें बढ़ेगी। और लूप डायरेटिक के साथ यदि हम फर्स्ट जनरेशन सिफोलेस्पोरिन यूज करें तो हमें इनकी जो नेफ्रोटॉक्सिटी इंक्रीज होगी वो हमें और भी ज़्यादा सीरियसली यानी ज़्यादा बढ़ती हुई मिलेगी। पल्मोनरी एडिमा हो तो हम बुमेटानाइट का यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में हो तो सबसे पहले यदि सीरियसली हो, सीवियर हो तो लूप डायरेटिक यूज़ करेंगे शॉर्ट टर्म थेरेपी के लिए। उसके बाद में थायजाइड लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए यूज़ करेंगे
ग्लूकोमा में एस्टाजोलामाइड यूज़ करते हैं। एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा हो तो ओस्मोटिक डायरेटिक यूज़ करते हैं। और फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग हो तो वहाँ लूप डायरेटिक यूज़ कर सकते हैं और ओस्मोटिक डायरेटिक यूज़ कर सकते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग डायरेटिक होते हैं उनको हम फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग डायरेटिक में कौन होते हैं? एस, आप याद रखो, स्लो, ट्रिक रखो, स्लो, SLOW इस तरह से, यानी लूप डायरेटिक और एक ओ यानी ओस्मोटिक डायरेटिक, दोनों ही फूड एंड ड्रग पॉइजनिंग में हम इनको यूज करते हैं। और यदि दोनों ऑप्शन में कभी आए कि लूप डायरेटिक और ओस्मोटिक डायरेटिक में स्ट्रॉन्ग डायरेटिक कौन है, तो आपको ऑप्शन जो है फर्स्ट चॉइस करना है, लूप डायरेटिक। ओस्मोटिक डायरेटिक भी मोर इफेक्टिव डायरेटिक होते हैं, लेकिन इनके कंपेयर में थोड़े कम होते हैं। थायआज़ाइड की बात हमने बताई कि ये मीडियम एफिकेसी डायरेटिक होते हैं। और इनमें यदि हम सिमिलरिटी देखें तो लूप डायरेटिक और थायआज़ाइड डायरेटिक की यदि हम बात करें तो लूप डायरेटिक और थायआज़ाइड डायरेटिक दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी में देखो, दोनों सोडियम को लॉस करते हैं, पोटेशियम को लॉस करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में यूरिक एसिड और ग्लूकोज ये उनको इंक्रीज करते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पोटेशियम का डिक्रीज होना थायआज़ाइड डायरेटिक का होगा। और बाकी ये नॉर्मली सभी जो है इस तरह से पोटेशियम डिक्रीज करना, सोडियम डिक्रीज करना, ये सब में मिलेगा। लूप डायरेटिक में सोडियम ज़्यादा डिक्रीज होता है। और इस स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग हमने बताई आपको, तो इस स्पाइरोनोलैक्टोन जो ड्रग है वो एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन जो है उनको इनहिबिट करता है और एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट में काम करेगा। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो है वो बाइकार्बोनेट आयन फॉर्मेशन को डिक्रीज करते हैं। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।